सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ओएनजीसी की तरफ से जो क्वेश्चन पेपर हुआ था ईयर 2019 में फॉर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ये पोस्ट के लिए। तो इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन पेपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखते हैं कौन से टाइप के क्वेश्चन वो पूछे गए थे, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था, कौन से सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सिर्फ जो टेक्निकल में क्वेश्चन पूछे गए थे यानी कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल डोमेन के जो क्वेश्चन है वही डिस्कस करेंगे। नॉन टेक से भी 20 क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे, तो वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस आप खुद से कर लेना। टोटल 100 क्वेश्चन में से जो 80 क्वेश्चन है वो टेक्निकल बेस्ड थे, तो हम लोग वही क्वेश्चन है वो आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है द लॉ दैट रिप्रेजेंट्स अ लीनियर कर्व इज। ओके, तो ऑप्शन है ओम्स लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, तो ये सबसे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन है, हम सभी लोगों को पता ही है। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ द आर। ओके, तो अगर हम लोग इसे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, ओके, अगर हम लोग इसे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे V लिया, यहाँ पे I लिया, तो हमें एक लीनियर है वो उसका लाइन है वो मिलता है, और ये जो स्लोप हमें मिलता है इसे हम लोग कह सकते हैं ये रेजिस्टेंस का स्लोप। ओके, करेक्ट, क्योंकि R इज नथिंग बट द V डिवाइडेड बाय I। ओके, तो dy बाई dx हम लोग अगर स्लोप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमें एक लीनियर इसका जो कर्व है वो मिलेगा। बाकी के जो ऑप्शंस क्यों गलत है ये हम लोग भी चेक करेंगे। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ तो क्या होता है, सिर्फ कंप्लीट लूप में जो समेशन ऑफ द अरिथमेटिक सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 0 होता है, तो इसलिए ये तो ऑप्शन गलत होगा। किरचॉफ्स करंट लॉ भी क्या होता है, एक नोड में से इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट है, तो यहाँ पे कोई भी हम लोग जो कर्व है वो प्लॉट नहीं कर सकते, तो इसलिए दोनों ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, तो जूल्स लॉ हम लोग ऐसे पढ़ते हैं I स्क्वायर आर टी। ओके, I स्क्वायर आर टी यानी कि टोटल उसमें कितना एनर्जी है वो यूज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज I स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर टर्म्स है तो ऑब्वियसली ये लीनियर नहीं होगा, तो इसलिए ये जो रिमेनिंग जो 3 ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 2 देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डैश। ओके, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्रॉस सेक्शन एरिया इन्होंने कम किया है बाय फैक्टर 2, यानी कि इन्होंने बेसिकली हाफ किया है, तो हम लोग और पूछा है हमें रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या होगा, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए। ओके, तो अगर इन्होंने हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ पे R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। करेक्ट, तो अगर हम लोगों ने एरिया हाफ कर दिया, अगर हम लोगों ने जो एरिया है वो हाफ कर दिया यानी कि डिवाइडेड बाय 2, तो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो हमें 2 टाइम्स मिलेगा। करेक्ट, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर हम लोगों ने हाफ टाइम्स कम किया तो हमें 2 टाइम्स है वो ज्यादा मिलेगा जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, तो इसलिए ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बिकम्स डबल, रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो डबल हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर हम लोगों ने एरिया का वैल्यू अगर 2 टाइम्स इंक्रीज किया तो वहां पे जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो हमें हाफ मिल जाएगा। ओके, वाइस वर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कैपेसिटर द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इज। ओके, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें पता ही है क्या होता है कैपेसिटर के केस में जो हमें वोल्टेज मिलता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वो होता है 1/c इंटीग्रेशन ऑफ IC dt। ओके, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/c IC dt। और अगर हमें करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, IC इज इक्वल टू क्या होता है C dV/dt। करेक्ट, तो यहाँ पे क्या पूछा इन्होंने, रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। ओके, तो इसमें से ऑप्शन में चेक करते हैं क्या करेक्ट आंसर कोई, IC इज इक्वल टू C dV/dt। ओके, तो ऑप्शन 3 है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बाकी के जो ऑप्शन है ये गलत है। इंडक्टर के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं अगर पता नहीं होगा तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होता है L di/dt। I मतलब एक इंडक्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, और इंडक्टर करंट का अगर वैल्यू मैं यहाँ पे IL ही लिख देता हूँ तो समझ में आ जाएगा इजीली, तो ये VC लिख देता हूँ, और IL का वैल्यू कितना होता 1/L इंटीग्रेशन ऑफ VL dt। ओके, तो ये दोनों है वो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द वोल्टेज करंट एंड द चार्ज If the voltage, current, charge and energy in a circuit are V, I, Q and U respectively, then the correct relation is। Okay, तो हम लोगों ने BMC JEE की जो लेक्चर सीरीज डिस्कस की है वहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया, बेसिक से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया, अगर आपको बाकी लोगों को भी पता ही होगा, अगर नहीं पता तो आप वहाँ पे रेफर कर सकते हो। तो करंट हम लोग कैसे लिखते हैं, I इज इक्वल टू dq/dt। करेक्ट, I को हम लोग लिखते हैं dq/dt, यानी कि Q वहाँ पे होता है चार्ज नॉर्मल, Q यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चार्ज का वैल्यू होता है, और T नथिंग बट द टाइम। और V को हम लोग कैसे लिखते हैं, V को हम लोग लिखते हैं dW डिवाइडेड बाय dQ। ओके, यहाँ पे जो W का होता है इसे हम लोग यूजुअली एनर्जी कहते हैं, एनर्जी हम लोग इसे कह सकते हैं
एनर्जी या फिर वर्क हम लोग जिसको बोलते हैं, और क्यू मतलब चार्ज, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज। ओके, तो ऐसा फॉर्मूला तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले, इससे रिलेटेड कुछ है क्या। सो V इज इक्वल टू डेल यू। ओके, तो हम लोग यू के टर्म्स में लिख लेंगे यहाँ पे अगर चाहिए तो। V इज इक्वल टू एनर्जी को इन्होंने यू कंसिडर किया है ना, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये डेल यू एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्यू, ऐसा कुछ है कि हमारे पास। तो ऑप्शन 1 में तो नहीं है, तो ये गलत आंसर है। ऑप्शन 2 में है क्या, V इज इक्वल टू क्यू बाई वी, नहीं ये इन्वर्स है एग्जैक्टली। V इज इक्वल टू नहीं, ये भी नहीं है। सो ऑप्शन 4। ओके, तो हमें डायरेक्टली मिल गया है ये, तो ये ऑप्शन है वो करेक्ट है। और मतलब ये पार्ट तो करेक्ट हो गया। सेकंड पार्ट है V इंटू आई इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी। ओके, तो V इंटू आई का हम लोग मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं, हमने जो लिखा है वो, ये हो जाएगा डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी मल्टीप्लाई बाय डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। ओके, तो डी क्यू से डी क्यू कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी टी। और डी डब्ल्यू को हम लोगों ने ऐसे एज्यूम किया था, ये नथिंग बट डी यू, या फिर हम लोग इसको डेल यू भी बोल सकते हैं। ओके, ये दोनों सेम ही है, तो ये ऑप्शन है हमारे पास। ओके, डी यू बाई डी टी, तो इसलिए ऑप्शन 4 है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द करंट सोर्स इज। ओके, द वैल्यू ऑफ द करंट आई थ्रू द करंट सोर्स इज। तो ये जो करंट आई है ये हमें फाइंड आउट करना है, बहुत ईजी है। यहाँ पे तीनों ब्रांचेस है, तीनों ब्रांचेस में कुछ ना कुछ करंट अवेलेबल है, तो डायरेक्टली ये पर्टिकुलर जो नोड है, जैसे मैं नोड ए अज्यूम कर ला, तो ये पर्टिकुलर नोड पे हमें जो केसीएल है वो हम लोग लगाएंगे डायरेक्टली। तो इनकमिंग करंट यानी कि स्मॉल आई प्लस कैपिटल आई इज इक्वल टू 4/3। ओके, आई का वैल्यू कितना है 1 प्लस आई इज इक्वल टू हो जाएगा ये 4/3। तो आई का वैल्यू कितना हमें मिलेगा 4/3 माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, नथिंग बट आई इज इक्वल टू 1/3। और ये कितना होता है 1/3 होता है 0.3333 एम्पियर। ओके, तो इसलिए ऑप्शन 1 है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको केसीएल है वो अप्लाई करते आना चाहिए, केसीएल क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द करंट आई थ्रू द 20 वोल्ट बैटरी इज। ओके, तो ये करंट कितना निकल रहा है ये पर्टिकुलर बैटरी में से, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है। आई का वैल्यू है वो कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो सिंप्लीफाई करते आना चाहिए, हम लोगों को पता ही है। ये जो दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, इसको हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। पैरेलल में हम लोगों को पता ही है, अगर दो इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है तो उसका हाफ हो जाएगा, या फिर हम लोग डायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10। ओके, अगर नहीं पता होगा तो ये होगा 100 डिवाइडेड बाय 20 इज नथिंग बट द 5। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, उसके बाद 2 5 ओम के रेजिस्टेंस। ओके, ये होगा 5 ओम्स, ये होगा 5 ओम्स, नथिंग बट दिस इज 20 वोल्ट। और हमें आई फाइंड आउट करना है, तो नॉर्मल अपना हम लोग ओम्स लगाएंगे, रेजिस्टेंस आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर। ओके, कितना हो जाएगा ये वी 20 डिवाइडेड बाय, दोनों सीरीज में है तो इसलिए हो जाएगा 10 नथिंग बट द 2 एम्पियर। ओके, बहुत ईजी है। अभी इतना टाइम मुझे सिर्फ बताने में लग रहा है, अगर आपको पता है तो एक हार्डली 10 से 15 सेकंड का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कनेक्शन ऑफ एन आइडियल करंट सोर्स एंड एन आइडियल वोल्टेज सोर्स विल बिहेव एज एन आइडियल वोल्टेज सोर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन। ओके, तो हमें अगर एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है और अगर एक आइडियल करंट सोर्स है, अगर हमें उसे कनेक्ट करना है और जो आउटपुट हमें मिलना चाहिए वो उन्होंने आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह ही वो दोनों है वो बिहेव कर देना चाहिए। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है वो आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव होना चाहिए, तो उसको हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल विद द रेजिस्टेंस, सिर्फ पैरेलल में, या फिर सीरीज विद द रेजिस्टेंस। ओके, तो ये टोटल है वो आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह एक्ट होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस तो वहां पे होगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 है तो यही कैंसिल आउट हो जाएंगे। अभी ऑप्शन बचा ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। हम लोग सबसे पहले कनेक्ट करके देखते हैं सीरीज में और कैसे होगा, और पैरेलल में भी कनेक्ट करके देखते हैं। ओके, ये होगा सीरीज में और ये होगा यहाँ पे पैरेलल में। अगर दोनों आइडियल सोर्सेस है, तो अगर आउटपुट पे हमें आइडियल चाहिए, करेक्ट, अगर हमें आउटपुट पे आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह एक्ट करना चाहिए, तो यानी कि हमें जो जितना वोल्टेज सोर्स का एक्चुअल वोल्टेज सोर्स का वैल्यू है वही हमें आउटपुट पे मिलना चाहिए। सीरीज पे अगर क्या होगा, यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा ये हमें पता नहीं, तो हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली जो केवीएल है वो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। वी आउट का जो वैल्यू है वो हमें ऐसे नहीं कर सकते कि ये वी एस के इक्वल हो गया, फिर सोर्स वोल्टेज के इक्वल सीरीज में अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो। लेकिन अगर हम लोग इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हम लोग ऐसे ही कह सकते हैं कि जो वी आउट का जो वैल्यू रहेगा विच इज नथिंग बट द वी एस का वैल्यू, क्योंकि पैरेलल में जो वोल्टेज है वो सेम होता है, करेक्ट। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम लोगों ने दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया तो ये दोनों एज अ वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह ऐड कर सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन 3 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Which theorem is applicable to any structure that is made up of the two terminal elements and it is not constrained for linearity? ओके, तो ये जो आंसर है यहाँ पे डायरेक्टली आ गया है। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है तो वो तो हम लोग नहीं लगा सकते, रेसिप्रोसिटी हम लोग एग्जैक्टली वहाँ पे नहीं कह सकते, उसमें कुछ ना कुछ एक कंडीशन है वो हमें सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये जो कंडीशन है वो पता होनी चाहिए कि कैसे टाइप की जो कंडीशन हो। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम हम लोग लीनियर सर्किट के लिए लगाते हैं, किसी नॉर्मल सर्किट के या फिर किसी भी सर्किट में हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ये पर्टिकुलर लीनियर सर्किट में ही लगता है। उसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम, सिमिलरली सुपरपोजिशन भी थ्योरम है, वो भी हम लोग सिर्फ लीनियर सर्किट में ही अप्लाई कर सकते, तो ये भी नहीं होगा। नॉर्टन थ्योरम भी हम लोग सिर्फ लीनियर सर्किट में ही लगा सकते हैं, इसलिए वो भी हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस थ्योरम है वो किसी भी सर्किट में लग जाता है। ओके, इसके लिए पर्टिकुलर ऐसा कंडीशन है, ऐसा फुलफिल करना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस थ्योरम क्या होता है हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। The summation of instantaneous power consumed by the various elements in a various branches is equal to the zero of any network। तो कंप्लीट सर्किट में भी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कनेक्टेड रहेंगे तो उसके अक्रॉस जो कोई भी पावर लॉसेस होगा या फिर उसके अक्रॉस जो पावर कंज्यूम्पशन होगा वो अगर सभी का हम लोग एडिशन करेंगे तो वो इक्वल टू जीरो होगा। इसको हम लोग और कैसे कह सकते हैं, दैट इंटेलिजेंस थ्योरम वर्क्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि जितना सोर्स डिलीवर करेगा उतना ही जो लोड है वो कंज्यूम करेगा। ओके, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो जितना पावर डिलीवर होगा इक्वल टू द पावर एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे चाहिए तो लिख देता हूँ, पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब। ओके, पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब। तो ये हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक सर्किट के लिए वैलिड होगा, ऐसे पर्टिकुलर नहीं कि सिर्फ लीनियर में ही वैलिड होगा, ये कोई भी सर्किट में वैलिड हो सकता है। इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इंटेलिजेंस थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट रेजोनेंस a value of AC voltage V for the given circuit is। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है एट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस कंडीशन इसके लिए सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, एक्सएल का वैल्यू और एक्सी का वैल्यू इक्वल होता है और जो टोटल सर्किट है वो एज अ रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर है वो प्रेजेंट होते हैं सर्किट में, लेकिन दोनों का जो इफेक्ट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। तो अभी हम लोग इसका एलिमेंट है वो, अगर हम लोगों ने इसका इफेक्ट है वो अगर इग्नोर भी कर दिया तो भी चलेगा, यानी कि अभी सर्किट में हम लोग ऐसे कह सकते हैं सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है, एक रेजिस्टर है और उसके अक्रॉस एक करंट है वो फ्लो हो रहा है। तो हमें V का वैल्यू पूछे तो हम लोग डायरेक्टली ओम्स लॉ की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टिव एलिमेंट है तो V इज इक्वल टू IR हो जाएगा। I का वैल्यू कितना है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 50 ओम्स का वैल्यू है रेजिस्टेंस में, तो ये हो जाएगा 25 वोल्ट। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके लिए आपको सिर्फ रेजोनेंस का कंडीशन है वो पता होना चाहिए कि टोटल सर्किट है, ओवरऑल जो सर्किट है वो एज अ रेजिस्टिव एलिमेंट की तरह वहाँ पे बिहेव करते हैं। ओके, तो इससे भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाई है BMC JEE के प्लेलिस्ट में, वो भी आप अच्छे से रेफर कर सकते हो। सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस दोनों में अलग अलग होता है, तो दोनों भी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है वो पर्टिकुलर वीडियोज में। ओके, तो वो चेकआउट कर लेना एक बार, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द फ्लक्स लिंकेजेस आर कॉन्स्टेंट इन एन इंडक्टिव सिस्टम देन, तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। द करंट इन द सिस्टम विल बी जीरो, द सडन चेंज इन द करंट will not be possible, the voltage in the system will be zero and the sudden change in the voltage will not be possible। ओके, तो इन्होंने फ्लक्स लिंकेज के बारे में पूछा है और यहाँ पे वोल्टेज और करंट से रिलेटेड है, तो हम लोग सबसे पहले एक इक्वेशन होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। फ्लक्स लिंकेज यानी जिसी को हम लोग N∅ लिख सकते हैं, N∅ इज नथिंग बट द इक्वल टू द Li। ओके, तो ये जो फ्लक्स लिंकेज है यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये कॉन्स्टेंट है, अगर ये फ्लक्स लिंकेज है वो कॉन्स्टेंट है। ओके, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये होगा फ्लक्स लिंकेज इज कॉन्स्टेंट। तो फ्लक्स लिंकेज को हम लोग ऐसे कह सकते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, करेक्ट, क्योंकि इंडक्टर का वैल्यू तो फिक्स रहेगा, वो तो वेरिएबल नहीं रहेगा। तो अगर फ्लक्स लिंकेज यहाँ पे कांस्टेंट है तो करंट भी हम लोग कह सकते हैं कि करंट भी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो करंट अगर कांस्टेंट है मतलब हम लोगों को इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि करंट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। कांस्टेंट वैल्यू मतलब उसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर फ्लक्स लिंकेज कांस्टेंट है तो जो करंट में कोई चेंज नहीं होगा तो वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं, द करंट इन द सिस्टम विल बी जीरो। तो हम लोग ऐसे तो नहीं कह सकते करंट जीरो हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन ए है ये गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी है द सडन चेंज इन द करंट विल नॉट बी पॉसिबल। तो जैसे हम लोगों ने कहा था कि अगर फ्लक्स लिंकेज कांस्टेंट है तो करंट भी कांस्टेंट की तरह हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन 2 है ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 3 है द वोल्टेज इन द सिस्टम विल बी जीरो। ओके, तो कुछ स्टूडेंट को डाउट होगा कि हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू N∅dt, हम लोग ऐसे कह सकते हैं, लेकिन ये जो E होता है ये होता है इंड्यूस EMF, करेक्ट। और यहाँ पे इन्होंने कहा है द वोल्टेज इन द सिस्टम विल बी जीरो।
तो हमें इंडक्टिव सिस्टम दिया है, ऐसा पर्टिकुलर नहीं कहा कि वहाँ पे कोई भी एक सिर्फ एक इंडक्टर प्रेजेंट है, ये टोटल कंप्लीट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिर्फ इंड्यूस ईएमएफ के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज अगर कांस्टेंट है तो वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ कोई नहीं होगा, लेकिन हम लोग ऐसे श्योर शॉट नहीं कह सकते कि वहाँ पे पूरे सिस्टम का जो वोल्टेज है वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन 3 है ये सुटेबल ऑप्शन नहीं है अगर हम लोग ऐसे कंसिडर करेंगे ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में। एंड ऑप्शन 4 का तो कोई सवाल ही नहीं आता, सडन चेंज इन वोल्टेज के बारे में तो बात ही नहीं होगी क्योंकि इंडक्टर है, तो सिर्फ करंट के बारे में ही यहाँ पे बात होगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट को डाउट होता है और इनको बहुत बार स्टूडेंट को डाउट आया भी होगा ये क्वेश्चन देख के कि अगर एन डी फाइव बाई डी टी का वैल्यू अगर हम लोग कॉन्स्टेंट अज्यूम करें तो वहाँ पे वोल्टेज 0 होगा। तो ऐसा नहीं है, वोल्टेज ऑन द सिस्टम यहाँ पे इन्होंने कहा है, तो कंप्लीट सिस्टम का वोल्टेज 0 होगा ऐसा हम लोग ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट से नहीं कह सकते कि अगर फ्लक्स लिंकेज कांस्टेंट हुआ तो। लेकिन हम लोग ऐसे कह सकते कि अगर फ्लक्स लिंकेज कांस्टेंट है तो करंट भी वहाँ पे कांस्टेंट ही होगा, वहाँ पे फ्लक्स करंट में वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। तो इसके वजह से जो सडन चेंज इन द करंट विल नॉट बी पॉसिबल है, ये मोर सुटेबल ऑप्शन होगा यहाँ। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट्स में पूछना, हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज आरएलसी सर्किट एंड द पैरेलल आरएलसी सर्किट रिस्पेक्टिवली इज। ओके, तो सर्किट अगर सीरीज में कनेक्टेड है या फिर पैरेलल में कनेक्टेड है उसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं होता, दोनों सेम ही है, आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर के टर्म्स में अगर हम लोग लिखेंगे तो ये होता है 1/√LC, ये होता है रेडियंस में ओमेगा आर का वैल्यू। और अगर हम लोग हर्ट्ज के टर्म में लिखेंगे तो ये होता है 1/2π√LC, ये होगा हर्ट्ज में। ओके, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन है वो चेक करना पड़ेगा। F = 1/2π√LC, करेक्ट, ये करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन 2 पे यहाँ पे F = 1/√LC है, यहाँ पे 2π होना चाहिए, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। ओमेगा में 1/√LC 1/√LC, करेक्ट। ऑप्शन 3 है ये करेक्ट आंसर, हमें मिल गया ऑलरेडी। ऑप्शन 2 में ओमेगा के साथ है वो 2π नहीं आएगा, तो इसलिए ये भी गलत आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ये तो करेक्ट है, लेकिन ये जो सेकंड वाला टर्म है ये गलत है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, ओमेगा = 2πf होता है, करेक्ट। और f होगा, अगर हम लोग एक साइड पे लेंगे तो ये जाएगा ओमेगा डिवाइडेड बाय 2π। ओके, तो f अगर कंसिडर करेंगे तो उसके साथ जो 2π वाला टर्म है वो हमें मिलेगा। और आपको यूनिट्स भी चेक करना है कौन सा यहाँ पे दिया है पर्टिकुलरली। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर इज always same as the largest capacitor, greater than any of the individual capacitor, always same as the smallest capacitor and less than the any one of the individual capacitor। ओके, तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में शायद हम लोगों को पता होगा कि अगर हम लोग रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जो टोटल उसका रेजिस्टेंस आएगा ये किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम रहेगा। यानी कि अगर हम लोग इसको टोटल आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे, अगर ये है वैल्यू R1, ये है वैल्यू R2 और ये है वैल्यू R3, तो जो आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू रहेगा वो ऑलवेज लेसर देन या तो R1 रहेगा या फिर लेसर देन द R2 रहेगा या फिर लेसर देन द R3 रहेगा। हमें R1, R2, R3 किसी का भी नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग जो टोटल इक्विवेलेंट पैरेलल में अगर कनेक्टेड रेजिस्टेंस है तो हम लोग कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो कोई भी इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से कम ही रहेगा, यानी कि हर एक से कम ही रहेगा, लेकिन जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टर रहेगा उससे भी ये हमेशा कम रहेगा। तो अगर हम लोग ऐसे अज्यूम करेंगे कि R1 सबसे कम है R2 और R3 में से, तो ये R1 से भी कम रहेगा, यानी कि कोई भी रेजिस्टेंस से ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है पैरेलल में वो हमेशा कम रहेगा। और कैपेसिटर के केस में क्या होता है, कैपेसिटर अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसका हम लोग पैरेलल में एज ए ट्रीट करेंगे, यानी कि अगर ये C1 का वैल्यू है, ये C2 का वैल्यू है और ये C3 का वैल्यू है, तो C इक्विवेलेंट का जो वैल्यू रहेगा वो हमें मिलेगा C1 पैरेलल विद C2 पैरेलल विद C3, करेक्ट। अगर सीरीज में कैपेसिटर कनेक्टेड है लेकिन उसका कैलकुलेशन करते वक्त हम लोग पैरेलल की तरह उसको बिहेव करते हैं, तो इसलिए हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो टोटल कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो स्मॉलेस्ट से भी कम रहेगा, कोई भी स्मॉलेस्ट कैपेसिटर रहेगा उससे भी कम रहेगा। तो शायद ऑप्शन है 4 है करेक्ट आंसर है, लेस देन द एनी वन ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, लार्जेस्ट कैपेसिटर का सवाल नहीं होता है, उसके बाद ग्रेटर देन भी नहीं होगा, यहाँ पे स्मॉलेस्ट का है तो स्मॉलेस्ट होगा पैरेलल में, एंड ऑलवेज सेम एज द स्मॉलेस्ट, नहीं इक्वल भी नहीं होता, उससे कम होता है हमेशा। और अगर सीरीज में कनेक्टेड है, रजिस्टर अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली उसका जो वैल्यू है वो ज्यादा रहेगा लार्जेस्ट वैल्यू से भी। और कैपेसिटर के केस में अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है कैपेसिटर तो उसका जो इक्विवेलेंट का जो वैल्यू रहेगा वो हमेशा मैक्सिमम जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कैपेसिटर रहेगा उससे ज्यादा रहेगा, क्योंकि कैपेसिटर पैरेलल में हम लोग एडिशन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करंट इन द कॉइल ऑफ अ सोलेनॉइड इज 50 मिली एम्पियर एंड द टर्न्स आर 1000 when the inductance of a coil is 1 millihenry then the total flux of its air core will be। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था इसका फॉर्मूला,
एल आई इज इक्वल टू एन फाई। ओके, तो हमें फाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा एल आई डिवाइडेड बाय एन। तो एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो एल का वैल्यू कितना दिया है, एल का वैल्यू है इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज 1 मिली हेनरी यानी कि 1 × 10 टू द पावर -3। करंट का वैल्यू दिया है 50 मिली एम्पियर यानी कि 50 × 10 टू द पावर -3 एंड डिवाइडेड बाय एन। एन का वैल्यू कितना है 1000। ओके, तो ये 1000 अगर ऊपर चला जाएगा यानी कि 10 टू द पावर -9 हो जाएगा। तो ये 10 टू द पावर -9। ओके, ये 3 और 3 सभी का -3, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 5 × 10 टू द पावर -8 वेबर। वेबर क्यों, क्योंकि फ्लक्स का यूनिट है वो वेबर होता है। तो इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूनिट से पूछते हैं बहुत बार। सो ऑप्शन ए है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 × 10 टू द पावर -8 वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम क्या है, दो पार्ट में डिवाइड करो, इक्वी एंड पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल को हमें सभी को पता है वोल्टेज जिसे हम लोग कहते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो पोटेंशियल है और इक्वी, इक्वी मतलब इक्वल पोटेंशियल। तो ये दो वर्ड्स को कंबाइन करके इन्होंने बना है इक्वी पोटेंशियल ये वर्ड। तो उसे हम लोग चेक कर लेते हैं। देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट ऑन दिस सरफेस। तो अगर एक सरफेस में, या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये दो पॉइंट्स है, ये इक्वी पोटेंशियल है, यानी कि इसका भी वोल्टेज अगर वी है, इसका भी वोल्टेज अगर वी है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो उसका वैल्यू होगा 0, यानी कि कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा। सो यहाँ पे इन्होंने पूछा है नॉट करेक्ट। ओके, तो नॉट करेक्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो 3 है वो करेक्ट आंसर रहेंगे। तो I इज इक्वल टू 0 यानी कि अगर इक्वी पोटेंशियल है तो वहाँ पे करंट कोई भी फ्लो नहीं होगा। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये 2 है। द पोटेंशियल इज डिफरेंट एवरीवेयर। तो पोटेंशियल इज डिफरेंट एवरीवेयर में करेक्ट, ये आंसर करेक्ट है क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। पोटेंशियल इज डिफरेंट एवरीवेयर, तो इसका मतलब क्या है, अब हम लोगों ने अगर इक्वी पोटेंशियल का मतलब सभी जगह पे पोटेंशियल है वो सेम है, और इसने कहा है कि पोटेंशियल इज डिफरेंट एवरीवेयर। तो ये ऑप्शन एक्चुअल में ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। वर्क डन इज 0 टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन द सर्फेस। क्योंकि पोटेंशियल है वो इक्वल है, तो यहाँ पे कोई भी जो वर्क डन है वो नहीं होगा, तो वर्क डन 0 होगा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। एंड द पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर ऑन द सर्फेस। ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि इक्वी पोटेंशियल है, तो सभी जगह पे पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट है ये एक्चुअल में सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द इंस्ट्रूमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज अ इंसुलेशन टेस्टर। सभी को पता है इंसुलेशन मेजर करने के लिए हम लोग मेगर है वो यूज करते हैं। मेगर से हम लोग जो हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस जो किसका होता है हमें इंसुलेशन में मिलता है, तो इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए फिर इंसुलेशन टेस्टर हम लोग कहते हैं वो होता है मेगर। ओके, ओम मीटर से इतना हैवी रेजिस्टेंस है वो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, पोटेंशियोमीटर से भी नहीं कर सकते, क्यू मीटर से भी नहीं कर सकते। ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर है मेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन है एम्पेयर आवर मीटर, ऑप्शन बी वैट आवर मीटर, ऑप्शन 3 इज थर्मोस्कोप एंड ऑप्शन 4 इज एमीटर। ओके, यहाँ पे कहा है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो कौन सा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, तो एम्पेयर आवर मीटर है वो इंडिकेटिंग नहीं होता, वो इंटीग्रेटिंग टाइप होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है वैट आवर मीटर, ये भी इंटीग्रेटिंग टाइप होता है। मैं यहाँ पे लिख देता है, दोनों है ये इंटीग्रेटिंग टाइप है। इंटीग्रेटिंग टाइप यानी कि हम लोग इससे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन है ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्मोस्कोप से भी हम लोग इंडिकेट नहीं कर सकता, वो सिर्फ टेम्परेचर चेंज बता सकता है, लेकिन वो इंडिकेट नहीं कर सकता वहाँ पे कितना टेम्परेचर है वो एग्जैक्टली वहाँ पे। थर्मोमीटर है वो हम लोग उसे इंडिकेटिंग टाइप कह सकते हैं, लेकिन थर्मोस्कोप नहीं हो जाएगा। एमीटर ये ऑप्शन करेक्ट है इंडिकेटिंग, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ हमें इंडिकेट करके दिखा दे कि एक्चुअल में वहाँ पे कितना वैल्यू है उसका प्रेजेंट है। पॉइंटर स्केल जिसे हम लोग कहेंगे, पॉइंटर स्केल के हेल्प से ये वहाँ पे हमें बताएगा कि कितना अभी करंट है। तो वोल्ट मीटर रहेगा, एमीटर रहेगा, वैट मीटर रहेगा। तो ये सब इंडिकेटिंग टाइप है वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं कि क्वांटिटी यहाँ पे कितना प्रेजेंट है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ शंट टाइप एमीटर द स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द डैश, सीरीज विद द मीटर फॉर पर्पज यहाँ पे इन्होंने पूछा है ऑप्शन में कि क्यों हम लोग वहाँ पे स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट करते हैं। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का सबसे पहले सर्किट देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एमीटर है, उसके सीरीज में यहाँ पे हम लोगों ने जो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट किया है। यहाँ पे जो शंट है वो यहाँ पे हम लोगों ने कनेक्ट किया है। इसका काम क्या होता है, द मेजर पोर्शन ऑफ द करंट फ्लो थ्रू द शंट। तो इसके वजह से हमारा जो रेंज है वो बढ़ जाता है। अगर पैरेलल में हम लोगों ने एमीटर के कोई भी जो रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट कर दिया तो उसके वजह से जो एमीटर का रेंज है वो बढ़ जाता है। उसके बाद स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का एक्चुअल में काम क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। द रेजिस्टेंस हैविंग द जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज ऑल्सो नोन एज द स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। तो जो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो जीरो होता है। इट कनेक्ट्स इन सीरीज विद द एमीटर एंड द स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ
टेम्परेचर ऑन द मीटर। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने नाम से पता चल रहा है कि स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस में दिस इज जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर है। तो इसका यूज भी हम लोग उसी से रिलेटेड करेंगे, टेम्परेचर से रिलेटेड। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में टू रिड्यूस द टेम्परेचर एरर, करेक्ट। तो हम लोग टेम्परेचर एरर को कम करने, टेम्परेचर की वजह से जो एरर आ सकते हैं उसको हम लोग कम करने के लिए जो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट कर देते हैं। ऑप्शन 1 ही हमें यहाँ पे मिल गया है। बाकी के ऑप्शन भी चेक कर ले। तो रिड्यूस द एरर एंड अकाउंट ऑफ फ्रिक्शन, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। टू इम्प्रूव द सेंसिटिविटी ऑफ द एमिटर, हम लोग सेंसिटिविटी के लिए भी नहीं कनेक्ट करते हैं। टू रिड्यूस द एरर वाइल मेजरिंग द डीसी क्वांटिटी, नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस है ये जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट इसका होता है और ये टेम्परेचर की वजह से होने वाले एरर को कम कर देते हैं। तो ऑप्शन 1 है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द एक्सप्रेशन दैट करेक्टली गिव्स द नॉमिनल रेशियो ऑफ द करंट ट्रांसफॉर्मर। करंट ट्रांसफॉर्मर माने सीटी। तो सीटी का जो रेटिंग होता है वो हम लोग कैसे दिखाई देते हैं या फिर उसका नोटेशन कैसे देखते हैं हम लोग। सीटी होता है हम लोग ऐसे लिखते हैं 100:1 का सीटी है या फिर 1000:5 का सीटी है। यानी कि प्राइमरी में अगर 100 एम्पियर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो सेकेंडरी में हमें 1 एम्पियर है वो करंट मिलेगा। सिमिलरली फॉर दिस 1000 एम्पियर अगर प्राइमरी में है तो सेकेंडरी में हमें 5 एम्पियर मिलेगा। तो ये करंट का रेशियो होता है प्राइमरी करंट इज टू सेकेंडरी करंट। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं प्राइमरी करंट सेकेंडरी करंट है क्या। रेटेड सेकेंडरी करंट टू द प्राइमरी करंट, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी है रेटेड प्राइमरी वाइंडिंग करंट टू द रेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग करंट, करेक्ट। ऑप्शन 2 है ये करेक्ट आंसर हमें मिल गया ऑप्शन 2 में ही। उसके बाद है रेटेड सेकेंडरी करंट, रेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग करंट टू रेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज। करंट वोल्टेज नहीं होगा, यहाँ पे भी वोल्टेज करंट है, तो ये दोनों ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। सीटी है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ये आप हमें कमेंट्स में बताओगे। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीटी होता है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है या फिर एनी अदर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, तो इसका आप हमें कमेंट्स में बताओगे कि अगर सीटी है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज इन द मेजरमेंट ऑफ द इंडक्टेंस। तो यहाँ पे 4 ब्रिजेस यहाँ पे इन्होंने दिए हैं, एंडरसन्स ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, डिसॉर्टिस ब्रिज एंड ओवेंस ब्रिज। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सभी जो ब्रिजेस है आपको करना है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, मेजरमेंट सब्जेक्ट से आते हैं। तो डिसॉर्टिस ब्रिज है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो डिसॉर्टिस ब्रिज में कहीं पे भी इंडक्टेंस है वो कनेक्टेड नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन 3 है करेक्ट आंसर है। डिसॉर्टिस ब्रिज से हम लोग कैपेसिटेंस है वो मेजर करते हैं, इंडक्टेंस है वो मेजर नहीं कर सकते। एंडरसन ब्रिज से भी हम लोग करते हैं, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज नाम में ही इंडक्टेंस दिया है, तो ये भी गलत आंसर हो जाएगा। एंडरसन ब्रिज भी गलत आंसर है एंड ओवेंस ब्रिज भी गलत आंसर है। तो हम लोग देखते हैं अभी एक बार उसका स्ट्रक्चर कैसा है। मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इंडक्टेंस यहाँ पे प्रेजेंट है। एंडरसन ब्रिज है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैपेसिटर भी है लेकिन यहाँ पे इंडक्टेंस भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग 5 पॉइंट ब्रिज भी कहते हैं, किसकी, क्योंकि ये 1 2 3 4 और ये जो बीच वाला है तो इसको हम लोग 5 पॉइंट ब्रिज भी कहते हैं। और उसके बाद है ओवेंस ब्रिज, तो ओवेंस ब्रिज में भी यहाँ पे जो इंडक्टेंस है वो प्रेजेंट है। एंडरसन ब्रिज है नथिंग बट मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का एक एडवांस वर्जन होता है। मैक्सवेल इंडक्टेंस के बाद और एक उसका अपडेट वर्जन आया था मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, और उसका भी अपग्रेडेड वर्जन आया था एंडरसन ब्रिज, तो ये यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो सभी का आपको स्ट्रक्चर है वो बेसिकली पता होना चाहिए, ये किसके लिए यूज होता है। उसका क्यू फैक्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसका क्यू वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा, लेस देन 1 रहेगा, इक्वल टू 1 रहेगा, ऐसे टाइप के। तो यहाँ पे डिसॉर्टिस ब्रिज के साथ साथ एक होता है शेयरिंग ब्रिज, ये भी हम लोग है वो कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, ये होता है शेयरिंग ब्रिज। तो शेयरिंग ब्रिज भी आप कैसे ध्यान रखोगे, या फिर ये भी कैपेसिटेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इसका ट्रिक है कि ये दोनों एस से स्टार्ट होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं एस शेयरिंग ब्रिज और डिसॉर्टिस, यहाँ पे डिसॉर्टिस में एस भी आता है, तो ये जो जहाँ पे भी एस एस है शेयरिंग और डिसॉर्टिस, ये दोनों के दोनों है हम लोग कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक ट्रिक है, आप समझ लेना, इससे भी आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज द डिसएडवांटेज ऑफ द इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट में डिसएडवांटेज क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। द इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट हैव हाई हिस्टेरिसिस एरर, गलत, ये गलत है। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट में हिस्टेरिसिस एरर भी नहीं होते और एडी करंट की वजह से भी कोई एरर नहीं होते यहाँ पे, तो ये ऑप्शन गलत है। हिस्टेरिसिस एरर भी नहीं होते और एडी करंट की वजह से भी एरर नहीं होते, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। द इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट कैन ओनली बी यूज फॉर एसी, नहीं, ये एसी और डीसी दोनों के लिए यूज होता है, तो इसलिए ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों गलत आंसर हो जाएंगे। ये एसी एंड डीसी, एसी एज वेल एज डीसी दोनों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अभी बचा ऑप्शन ए की, तो यही करेक्ट आंसर होगा और ये करेक्ट आंसर ही ऑब्वियसली
द इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट हैव अ लो टॉर्क टू वेट रेशियो, तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग इज, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस है वो कोई प्रेजेंट नहीं होगा। तो अगर रेजिस्टेंस नहीं है मतलब शॉर्ट सर्किट की तरह हम लोग उसको बिहेव करते हैं, तो अगर रेजिस्टेंस नहीं है मतलब ये हो जाएगा 0। इसलिए तो ऑप्शन 1 है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर ओपन सर्किट हम लोग बोलते हैं तो ओपन सर्किट में जो आर का वैल्यू है वो इन्फिनिटी होता है। तो आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा अगर आपको पता नहीं होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ डीसी सप्लाई इज गिवन टू अ ट्रांसफार्मर देन, तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर विल वर्क मोर इफिशिएंटली, ऐसा होता है क्या? नहीं, हम लोग ट्रांसफार्मर में सिर्फ एसी सप्लाई अप्लाई करते हैं, डीसी सप्लाई अप्लाई नहीं करते, डीसी वोल्टेज है वो अप्लाई नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं अभी यहाँ पे तो ट्रांसफार्मर इफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा। उसके बाद है द वाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफार्मर विल गेट डैमेज, करेक्ट, ये है वो ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन है। ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है वो डैमेज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है 2πfl, करेक्ट। डीसी के केस में जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है वो 0 होता है। इन केस ऑफ डीसी जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है वो 0 होता है, तो इसके वजह से जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा तो उसका वैल्यू है वो कम हो जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब जो इंपीडेंस का वैल्यू है वो टोटल घट जाएगा, करेक्ट। इंपीडेंस का वैल्यू अगर वहाँ पे घट गया तो उसकी वजह से जो करंट का वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, और अगर हेवी करंट फ्लो होने लगा वाइंडिंग में से तो जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वो डैमेज हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर है। बाकी के ऑप्शन भी चेक करें तो टोटल इंपीडेंस ऑफ द वाइंडिंग विल बिकम हाई, नहीं, इंपीडेंस है वो लो हो जाएगा। और ऑप्शन 4 है द वाइंडिंग्स विल ड्रॉ अ वेरी लो करंट, नहीं, वाइंडिंग्स है वो बहुत ही हेवी करंट है वो ड्रॉ करेगी। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही ऑप्शन थे, ओके। तो अगर इंपीडेंस बढ़ेगा तो करंट है वो कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इंपीडेंस कम होता है और करंट है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। इसलिए ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर बिकम 0 एट अ सर्टन लीडिंग पावर फैक्टर व्हेन, कि तो हम लोग देखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। परसेंटेज जो वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग कहते हैं वो होता है V एट एन नो लोड माइनस V एट एन फुल लोड डिवाइडेड बाय V एट नो लोड, ओके। तो हम लोग देखते हैं नो लोड वगैरह क्या होता है। यहाँ पे नो लोड हम लोग कहाँ पे मेजर करते हैं एक्चुअल में, ये अगर हम लोगों ने ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पे ये कोर है बीच में और यहाँ पे हो जाएगा ये सेकेंडरी वाइंडिंग, और यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे जो लोड रहेगा वो, करेक्ट। तो जो वोल्टेज भी मेजरमेंट करेंगे हम लोग सेकेंडरी साइड पे ही करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसे कहते हैं E1, यहाँ पे हम लोग कहते हैं इसे E2 का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा E1 E2, ये टर्न्स है N1, टर्न्स हो जाएगा यहाँ पे N2। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं V एट एन नो लोड, यानी कि अगर यहाँ पे कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है तो आउटपुट पे साइड पे जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो E2 के बराबर मिलेगा, करेक्ट। यहाँ पे जो आउटपुट पे साइड पे वोल्टेज मिलेगा वो हमें E2 के बराबर मिलेगा। उसके बाद VFL यानी कि कोई भी इसका फुल लोड का जो वैल्यू रहेगा वो, और V नो लोड यानी कि वापस यहाँ पे हमें नीचे डिनोमिनेटर में E2 का वैल्यू है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू है वो 0 होगा, तो ऐसे हम लोग कब कह सकते हैं, जब ये न्यूमरेटर का टर्म है वो 0 हो जाएगा। न्यूमरेटर का टर्म 0 यानी कि दोनों है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि E2 इज इक्वल टू फुल लोड वोल्टेज के हम लोग अज्यूम करेंगे। तो अगर कोई भी लॉसेस हम लोगों ने यहाँ पे इग्नोर कर दिया तो ऑप्शन देखते हैं द सेकेंडरी वोल्टेज टू द नो लोड इज इक्वल टू द प्राइमरी वोल्टेज। तो जो कोई भी वोल्टेज है हम लोग सेकेंडरी साइड पे मेजर करेंगे तो यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज का कोई भी सवाल नहीं आता है। उसके बाद द सेकेंडरी वोल्टेज एट नो लोड इज इक्वल टू द प्राइमरी वोल्टेज एट द गिवन लोड, प्राइमरी वोल्टेज का भी कोई सवाल नहीं आता यहाँ पे। द सेकेंडरी वोल्टेज एट द नो लोड इज इक्वल टू द सेकेंडरी वोल्टेज एट द गिवन लोड, यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज एट नो लोड होता है E2 और सेकेंडरी वोल्टेज है पर्टिकुलर फुल लोड या फिर किसी पर्टिकुलर एक वोल्टेज पे और किसी पर्टिकुलर एक लोड पे, तो ये हो जाएगा ये पर्टिकुलर वैल्यू यानी कि VFL या फिर कोई भी लोडेड वैल्यू। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर मिल गया। द सेकेंडरी वोल्टेज एट द लोड इज इक्वल टू द सेकेंडरी वोल्टेज एट द गिवन लोड, तभी ये जो वोल्टेज रेगुलेशन का जो न्यूमरेटर का टर्म है ये 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का कौन सा एडवांटेज यहाँ पे नहीं है, इन्होंने पूछा है नॉट एन एडवांटेज, ओके। तो इसलिए ऑप्शन ध्यान से पढ़ना। द कॉपर लॉसेस इन द ऑटो ट्रांसफार्मर आर लेस, करेक्ट। ये ऑप्शन मतलब ये एडवांटेज होता है, तो ये ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा क्योंकि हम लोग कॉपर ही वहाँ पे कम यूज करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में, तो इसलिए अगर कॉपर ही कम हुआ तो इससे लॉसेस भी कम हो जाएंगे। उसके बाद द लीकेज रिएक्टेंस इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज लेस, ये भी ऑप्शन है ये गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 है द इफिशियंसी ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज हाई, करेक्ट। इफिशियंसी ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर इज हाई होती है क्योंकि अगर वाइंडिंग कम हुआ तो उसके लॉसेस कम हुए, अगर लॉसेस कम हुए तो उसका इफिशियंसी है वो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। एंड ऑप्शन 4 इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉपर इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज हाई, ये गलत है। रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉपर यहाँ पे कम हो जाती है, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है।
इसलिए ऑप्शन 4 है ये गलत, ऑप्शन 4 है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑटो ट्रांसफर में हम लोग करेक्ट है वो, ऑटो ट्रांसफर में हम लोग कॉपर जो यूज करते हैं वो कम अमाउंट होता है, यहाँ पे इन्होंने हाई लिया है, तो ये एडवांटेज नहीं है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आयरन लॉस फॉर अ 220 kVA ट्रांसफार्मर इज डॉट द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 2200 watt. The efficiency of the transformer at full load 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर विल बी। तो हमें इफिशियंसी फाइंड आउट करने के लिए पूछा है फुल लोड पे, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है फुल लोड पे इसका जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट कर रहा है, और जो कॉपर लॉसेस है वो भी फुल लोड पे ही दिया है। आयरन लॉस यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं है, सिर्फ नाम लिखा है आयरन लॉस का, लेकिन केवीए रेटिंग यहाँ पे इन्होंने दिया है। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है ट्रांसफार्मर में, ये होता है लोडिंग का जो फैक्टर हम लोग यूज करते हैं, ये होता है VA, यानी कि उसका केवीए रेटिंग मल्टीप्लाई बाय cos फाई डिवाइडेड बाय x VA cos फाई प्लस आयरन लॉसेस होता है प्लस x स्क्वायर टाइम्स ऑफ द कॉपर लॉसेस, रेटेड कॉपर लॉसेस। ओके, तो x का वैल्यू तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने फुल लोड लिखा है, तो x का वैल्यू हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, ये हो जाएगा 220 इंटू 10⁻³ और केवीए का सॉरी पावर फैक्टर का वैल्यू दिया है 0.8 लैगिंग, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 220 इंटू 10⁻³ इंटू 0.8 प्लस आयरन लॉस तो यहाँ पे दिया नहीं, तो हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, x का वैल्यू भी 1 है और PCU का वैल्यू दिया है 2200। ओके, तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो इसको कुछ आंसर आपको 0.98 के अराउंड आएगा। तो ये ऑप्शन 1 है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और अगर आप कॉमन सेंस से भी आंसर करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द एनी अदर इलेक्ट्रिकल मशीन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज वाला ऑप्शन है वही हम लोग सिलेक्ट करेंगे, यानी कि 98%। हर बार ऐसे मत सिलेक्ट कर देना, लेकिन अगर कभी कभी आपको पता नहीं, जैसे यहाँ पे आयरन लॉस का वैल्यू इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस यूज करके इन चारों ऑप्शन में से कोई जो सूटेबल ऑप्शन रहेगा वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ डीसी मशीन द वाइंडिंग विच इज यूज एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड एज। तो डीसी मशीन में कोई भी सोर्स का फ्लक्स का जो सोर्स होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्लक्स होता है, वो हमेशा हम लोग फील्ड वाइंडिंग को ही कंसिडर करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन 2 है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फील्ड वाइंडिंग होता है वही हमेशा प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्लक्स है, ऐसा हम लोग हमेशा कहते हैं। तो कोई भी अगर आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कि फ्लक्स का वैल्यू हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया, फ्लक्स का वैल्यू डिक्रीज कर दिया, तो इसका इनडायरेक्टली मीनिंग है कि वो फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स के बारे में, फिर फील्ड फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया कि आर्मेचर फ्लक्स को हम लोग वेरी कर रहे हैं या फिर आर्मेचर फ्लक्स के बारे में हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट है वो फील्ड फ्लक्स के बारे में ही अज्यूम करते हैं हमेशा कि, तो क्योंकि वही प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्लक्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द जनरेटेड वोल्टेज इन अ डीसी मशीन एंड द फ्लक्स पर पोल। तो डीसी मशीन के केस में जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसका वैल्यू आप सभी को पता होना ही चाहिए, ये होता है E इज इक्वल टू 5Pn डिवाइडेड बाय 60 इंटू Z डिवाइडेड बाय A। ओके, यहाँ पे P होता है नंबर ऑफ पोल्स, N होता है स्पीड, Z होता है नंबर ऑफ कंडक्टर्स एंड A होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स और F यानी कि फ्लक्स। ओके, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि E है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई। अगर हम लोगों ने बाकी के जो टर्म्स है ये कांस्टेंट अज्यूम किए तो E है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे, ऑप्शन 3 है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको शायद ऐसे भी पूछ सकते हैं कि स्पीड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे बैक ईएमएफ का वैल्यू अगर कांस्टेंट अज्यूम किया तो ये हो जाएगा N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फाई। ओके, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि फ्लक्स और स्पीड में क्या रिलेशन होता है। अगर हम लोगों ने फ्लक्स का वैल्यू है वो कम किया तो जो स्पीड का वैल्यू है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द आर्मेचर करंट ऑफ अ डीसी मोटर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा केवीएल अप्लाई करने के लिए। ये आर्मेचर सर्किट में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है टर्मिनल वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज V। ओके, डीसी मोटर के बारे में बात हो रही है तो मतलब करंट है वो अंदर की तरफ फ्लो होगा टुवर्ड्स आर्मेचर। यहाँ पे है RA का वैल्यू, ये है IA का वैल्यू आर्मेचर करंट, और ये है बैक ईएमएफ E का वैल्यू। ओके, तो हमें IA के टर्म से फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IRA प्लस E। करेक्ट, नॉर्मल केवीएल हम लोगों ने अप्लाई किया तो IA का वैल्यू हो जाएगा V माइनस E डिवाइडेड बाय RA। ओके, E यानी कि B बैक ईएमएफ है ना, तो इसलिए यहाँ पे EB आपको दिखाई देगा, तो I इज इक्वल टू V माइनस EB अपॉन RA। तो ऑप्शन 4 है यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर है वो मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस
इफ द फ्लक्स पर पोल ऑफ अ लैप वाउंड जनरेटर इज इंक्रीज देन, तो अगर फ्लक्स का वैल्यू अगर हम लोगों ने इंक्रीज किया तो जो इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू है वो भी इंक्रीज होता है, हम लोगों को पता ही है। अगर फ्लक्स इंक्रीज किया तो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन 1 है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, द जनरेटेड ईएमएफ विल ऑल्सो इंक्रीज। ओके, तो इसलिए हम लोग ज्यादा डिस्कस के लिए टाइम वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ डीसी जनरेटर द आर्मेचर कोर इज यूज। तो ऑप्शन देखते हैं, टू प्रोवाइड अ पाथ ऑफ अ हाई रिलक्टेंस टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। नहीं, ये नहीं होता है, कोर के वजह से हमें लीस्ट रिलक्टेंस पाथ है वो प्रोवाइड होता है फ्लक्स को, तो इसलिए ऑप्शन 1 है वो गलत आंसर हो जाएगा। टू प्रोवाइड अ पाथ ऑफ लो रिलक्टेंस टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, करेक्ट, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हमें मिल गया है। बाकी का ऑप्शन भी चेक करते एक बार। टू रिड्यूस द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द फील्ड वाइंडिंग, नहीं, इससे फ्लक्स पे कोई असर नहीं होता, इनफैक्ट फ्लक्स को ये लीस्ट रिलक्टेंस पाथ है वो प्रोवाइड करता है। एंड टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, नहीं, ये भी ऑप्शन है वो गलत आंसर हो जाएगी। ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नो लोड कंडीशन ऑफ अ डीसी मोटर। तो यहाँ पे हमें पूछा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नो लोड कंडीशन ऑफ द डीसी मोटर। देखते हैं, एट नो लोड द स्पीड ऑफ द डीसी मोटर इज वेरी लो। देखो कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई भी यहाँ पे लोड प्रोवाइडेड नहीं है तो उसका मतलब है कि स्पीड उसका ज्यादा रहेगा। जैसे हम लोग अज्यूम करेंगे कि हमारे खुद के ऊपर हम लोगों ने ज्यादा वेट अगर हम लोगों ने बैकपैक में रख दिया तो अभी हमारा जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं पे कम हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई भी बैकपैक नहीं है, कोई भी वेट नहीं है हमारे ऊपर, तो हम लोग ज्यादा तेजी से वो चल सकते हैं। सिमिलरली मोटर का भी अगर उस पर ज्यादा लोड नहीं है तो इसका मतलब है वो ज्यादा स्पीड से वो घूमने की कोशिश करेगी। तो इसलिए ऑप्शन 1 है गलत आंसर हो जाएगा, स्पीड उसका बढ़ जाएगा इनफैक्ट। ऑप्शन 2 है, एट नो लोड द डीसी मोटर ड्रॉज अ वेरी हाई आर्मेचर करंट। नहीं, अगर लोड कम है तो वो कम ही करंट ड्रॉ करेगा। अगर नो लोड या फिर हम लोग ऐसे कहेंगे कि लोड ही प्रेजेंट नहीं है तो एकदम मिनिमम से मिनिमम करंट है वो यहाँ पे ड्रॉ करेगा, हाई करंट नहीं होगा। ऑप्शन 2 भी गलत है। ऑप्शन 3 है, एट नो लोड द डीसी मोटर ड्रॉज अ वेरी लो आर्मेचर करंट, करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट है। एकदम जीरो करंट भी हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि जो लॉसेस है वो भी उसको फुलफिल करने होते हैं, नो लोड जो लॉसेस होते हैं, तो इसलिए कुछ अमाउंट ऑफ करंट है वो ड्रॉ करेंगे, एकदम जीरो करंट है वो ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। एंड ऑप्शन 4 इज, एट नो लोड द डीसी मोटर डज नॉट वर्क, ऐसा नहीं है, डीसी मोटर वर्क करेगी, उसका स्पीड भी ज्यादा रहेगा, इसलिए ऑप्शन 4 है ये भी यहाँ पे गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट स्टार्ट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लिप फॉर अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज। तो स्लिप क्या होता है, स्लिप हमें पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS। ओके, ये सिर्फ हमें इंडक्शन मोटर के केस में मिलती है क्योंकि इंडक्शन मोटर इज अ एसिंक्रोनस मोटर। ओके, तो सिंक्रोनस स्पीड पे वो नहीं घूमती है, तो इसकी वजह से हमें जो स्लिप है वो मिलता है। स्लिप यानी कि स्लिप्स बैक आउट ऑफ द सिंक्रोनिज्म, सिंक्रोनिज्म से ये कितना पीछे जो रोटर का स्पीड है वो हमें मिलता है, ये होता है स्लिप का वैल्यू बेसिकली। अगर इसको लेमेन्स लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे तो NS क्या इन्होंने दिया है, एट स्टार्ट पूछा है ना यहाँ पे, एट स्टार्ट। तो स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे अज्यूम करेंगे कि रोटर है वो नहीं घूम रहा है, तो NR का जो वैल्यू है वो हम लोग इसको 0 है वो अज्यूम कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा NS डिवाइडेड बाय NS। तो NS डिवाइडेड बाय NS मतलब 1। तो स्लिप का वैल्यू हमें स्टार्टिंग में है वो 1 दिखाई देगा, ओके, 0 नहीं दिखाई देगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं। आप ये फॉर्मूला अगर समझ लोगे तो यहाँ पे सिर्फ NR का वैल्यू है वो 0 सब्स्टिट्यूट अगर आपने कर दिया तो यहाँ पे आप स्लिप का वैल्यू हो समझ सकते हो। सिमिलरली आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंक्रोनस स्पीड पे उसका स्लिप क्या होगा या फिर उसका मैक्सिमम स्पीड के स्लिप का वैल्यू कितना होगा। तो मैक्सिमम ऑब्वियसली सिंक्रोनस स्पीड पे तो नहीं पहुंच सकती, इंडक्शन मोटर है वो, लेकिन आप NS का वैल्यू अगर NR इज इक्वल टू NS हो गया, अगर रोटर स्पीड इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड हो गया तो वहां पे स्लिप का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। ओके, स्टार्टिंग पे स्लिप का वैल्यू 0 नहीं होता, स्टार्टिंग पे स्लिप का वैल्यू हमें मैक्सिमम मिलता है और जो स्लिप का वैल्यू है वो 0 से लेके 1 के बीच में ही वेरी होता है फॉर मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर द मैक्सिमम टॉर्क ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर डज नॉट डिपेंड। ओके, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का मैक्सिमम टॉर्क आपको पता होना चाहिए, इसका इक्वेशन क्या होता है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इंडक्शन मोटर हम लोगों ने इन डिटेल में डिस्कस किया, वहाँ पे उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उसका वर्किंग कैसा होता है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक को बहुत मजा आएगा। हम लोगों ने बहुत में उसमें बीच बीच में मीम्स वगैरह डाले हैं, तो आपको वो थोड़ा एंटरटेनिंग भी लगेगा, तो आपको चाहिए तो वीडियो देख सकते हो, मैं ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर से मैक्सिमम टॉर्क कैसा होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा वेरी होता है, अगर हम लोगों ने रेजिस्टेंस वेरी किया, रिएक्टेंस वेरी किया, वो कैसे वेरी हो सकता है, उसका स्पीड कंट्रोलिंग मेथड, उसका स्टार्टिंग मेथड, ये सारी चीजें हम लोगों ने स्टार्टिंग मेथड की तो जरूरत नहीं है ऑब्वियसली 3 फेज इंडक्शन मोटर में, लेकिन वहाँ पे हम लोग स्टार्टर्स है वो यूज करते हैं, तो उसका पर्पस क्या है वो आप चाहे तो वीडियो पे देख सकते हैं, उसके लिंक है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा आई बटन पे। तो Tmax का वैल्यू देखते हैं, Tmax का फॉर्मूला क्या होता है, Tmax होता है 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई NS, या फिर हम लोग इसको ओमेगा S भी लिखते हैं,
लेकिन ये NS है वो RPS में होता है कि रिवोल्यूशन पर सेकेंड में होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट में नहीं होता है। और इसके अंदर होता है E2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ द X2 का वैल्यू। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में हमें मिल गया, आप देख सकते हो कि ये रोटर रेजिस्टेंस यानी कि R2 का वैल्यू कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है ये पर्टिकुलर फॉर्मूला में, तो इसलिए ऑप्शन 1 ही हमें करेक्ट आंसर मिल गया, क्योंकि डज नॉट डिपेंड यहाँ पे इन्होंने पूछा है ना, तो ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। रोटर रिएक्टेंस पे डिपेंड करता है कि हाँ X2 वैल्यू पे डिपेंड करता है, रोटर इंड्यूस EMF पे डिपेंड करता है कि हाँ E2 वैल्यू पे डिपेंड करता है, एंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है क्या, हाँ। तो फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली तो आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन X2 का वैल्यू हम लोगों को पता है, X2 यानी कि XL का वैल्यू क्या होता है 2πfl, तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अगर चेंज हुआ तो X का वैल्यू चेंज होगा, और अगर X का वैल्यू चेंज हुआ तो Tmax का वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ द ब्रश शिफ्ट एंगल द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द रिपल्शन मोटर इज मैक्सिमम। तो रिपल्शन मोटर क्या होता है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, ऐसा कुछ इसका डायग्राम होता है जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ब्रशेस यहाँ पे प्रोवाइड है रोटर पे, और ये शॉर्ट सर्किट हम लोग करते हैं एक थिन वायर से, एक जंपर से या फिर एक लो रेजिस्टेंस वायर से हम लोग इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। स्टेटर पे हम लोग AC सप्लाई वो अज्यूम करते हैं और अप्लाई करते हैं, और जो रोटर होता है वो रोटर एज अ DC मोटर का जैसा रोटर होता है, सिमिलरली इसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो अगर आप अज्यूम करो कि इसका जो ब्रश एक्सिस है, अगर हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे अज्यूम किया, ये केस 1 है, ओके। अगर यहाँ पे इसका ब्रश एक्सिस ऐसे यानी कि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे ऐसे, तो अगर दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस है, दोनों में अगर 90 डिग्री का डिफरेंस है तो वहाँ पे कोई भी फ्लक्स लिंकेज नहीं होगा। तो इसका टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द phi r एंड साइन अल्फा, यानी कि रोटर फ्लक्स स्टेटर फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा। अल्फा क्या होता है, एंगल बिटवीन द दीज टू एक्सिस, ओके, रोटर मैग्नेटिक एक्सिस एंड स्टेटर मैग्नेटिक एक्सिस, तो इन दोनों का एंगल होता है। तो अगर 90 डिग्रीज है दोनों के बीच में एंगल, लेकिन यहाँ पे कोई भी फ्लक्स है वो लिंकेज नहीं होगा यहाँ पे phi r में, तो इसलिए यहाँ पे phi r का वैल्यू है वो 0 होगा फॉर 90 डिग्री के लिए जो phi r का वैल्यू है वो 0 होगा, तो टॉर्क है वो 0 होगा, यहाँ पे टॉर्क है वो मैक्सिमम प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर हम लोगों ने ऐसा अज्यूम किया कि जो रोटर ब्रशेस एक्सिस है, जो रोटर ब्रश एक्सिस है वो अभी यहाँ पे है, तो इसके वजह से अभी जो अल्फा का वैल्यू है वो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर अल्फा का वैल्यू 0 होगा तो साइन अल्फा 0 हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री पे भी ये हमें जो टॉर्क का वैल्यू है वो हमें 0 मिलता है, ओके। और यहाँ पे भी 90 डिग्री पे भी हमें जो टॉर्क का वैल्यू है वो हमें 0 मिलता है। तो 90 डिग्री ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, 0 तो यहाँ पे दिया ही नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर ये पर्टिकुलर एक्सिस पे यानी कि 45 डिग्रीज पे इसका मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें मिलता है, जो टॉर्क है वो हमें मैक्सिमम यहाँ पे दिखाई देता है एज कम्पेयर टू द एनी अदर, ओके। तो ये ऑप्शन है 60 डिग्री 30 डिग्रीज, ये भी यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। 45 डिग्रीज या फिर 135 डिग्री यानी कि 90 डिग्री प्लस, अगर हम लोग यहाँ से कंसिडर करेंगे तो ये 90 डिग्रीज प्लस 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्रीज या फिर 135 डिग्रीज अगर आपको ऑप्शन में है, तो यहाँ पे हमें जो टॉर्क है वो हमें मैक्सिमम दिखाई देता है, तो इसलिए ऑप्शन 2 है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ 3-phase इंडक्शन मोटर सप्लाइड फ्रॉम अ 60 हर्ट्ज सप्लाई हैज 4 पोल्स, डिटरमाइन द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द मोटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने पूछे सिंक्रोनस स्पीड का वैल्यू क्या होता है, NS का वैल्यू हमें पता है, NS इज इक्वल टू 120F डिवाइडेड बाई P। 120 इज अ कांस्टेंट टर्म, F का वैल्यू कितना है, फ्रीक्वेंसी है 60 एंड डिवाइडेड बाय पोल 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 to 60 कितना होता है 7200 एंड डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा 1800 RPM, ये हो जाएगा सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is not a limitation of a shaded pole induction motor? Okay, not an limitation पूछा है, not limitation. The starting torque of a shaded pole induction motor is very low. Correct, ये होता है, तो इसलिए ऑप्शन गलत है, हमें रॉन्ग आंसर फाइंड आउट करना है। तो ओवरलोड कैपेसिटी ऑफ द शेडेड पोल इंडक्शन मोटर इज वेरी लेस, करेक्ट, ये भी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। द एफिशिएंसी ऑफ अ शेडेड पोल इंडक्शन मोटर इज वेरी लो, करेक्ट, इसका एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत आंसर हो जाएगा। एंड ऑप्शन 4 है, द पावर फैक्टर ऑफ द शेडेड पोल इंडक्शन मोटर इज वेरी हाई, तो ये स्टेटमेंट है ये गलत है, तो इसलिए ऑप्शन 4 है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो पुअर होता है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। तो जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के जितने टाइप्स है ये भी आपको सभी पता होना चाहिए, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था रिपल्शन मोटर, रिलक्टेंस मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, ये सभी आपको वर्किंग वगैरह कैसे है वो पता होना चाहिए, क्योंकि जेई के एग्जाम में इससे बहुत बार क्वेश्चन है वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और आपने अभी तक देखा होगा बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सिर्फ आपको कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए, और जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ही ईजी होता है, सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूला बेस होते हैं, और थियोरेटिकल आपको क्वेश्चन है वो ज़्यादा दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मोस्ट ऑफ द अल्टरनेटर्स हैव द स्टेटर एज। ओके, तो इसे आप कॉमन से समझ सकते हैं। अल्टरनेटर में क्या होता है, अल्टरनेटर में आपका जो एसी है वो हमें आउटपुट में मिलता है। अल्टरनेटर पे हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एसी है वो आउटपुट पे मिलता है, करेक्ट। और जो आउटपुट है वो हम लोग किससे निकालते हैं, रोटर से निकालते हैं कि स्टेटर से निकालते हैं। आउटपुट है वो हमेशा हम लोग स्टेटर से निकालते हैं। ओके, इन केस ऑफ अल्टरनेटर आउटपुट है वो हम लोग अल्टरनेटर का जो आउटपुट है वो हम लोग स्टेटर से बाहर निकालते हैं। और एसी के केस में आप ऐसे हम समझ सकते हो कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है वो हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग पे हमेशा मैक्सिमम टाइम हमें एसी है वो दिखाई देगा। ओके, आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा एसी है वो कैरी करता है। आप ऐसे रख सकते हो ए और ए, ठीक है, एसी का ए, आर्मेचर का ए। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे अल्टरनेटर के स्टेटर पे, तो इसका जो स्टेटर वाइंडिंग से हम लोग आउटपुट निकालते हैं अल्टरनेटर से। तो अगर स्टेटर वाइंडिंग से हम लोग अगर आउटपुट निकालेंगे, और आउटपुट कैसा होता है, एसी होता है, हमें पता ही है अल्टरनेटर का आउटपुट। तो अगर एसी है तो यहाँ पे हमें जो वाइंडिंग दिखाई देगी वो होगी आर्मेचर। तो इसलिए ऑप्शन 1 है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्मेचर। ओके, तो आप ये ट्रिक से ध्यान रख सकते हो कि वो मैक्सिमम केसेस में एसी वोल्टेज है वो कैरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग इज मोस्ट प्रेफर्ड आर्मेचर वाइंडिंग फॉर एन अल्टरनेटर। ऑप्शन है सिंगल लेयर शॉर्ट पिच कॉन्सेंट्रेटेड, डबल लेयर शॉर्ट पिच डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो अगर सिंगल लेयर और डबल लेयर में से अगर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा तो हम लोग डबल लेयर ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। जिससे इसका कॉस्ट कम लगता है, वो ज़्यादा जो आउटपुट होता है वो ज़्यादा स्मूथ वेवफॉर्म हमें दिखाई देता है। तो इसलिए सिंगल लेयर और डबल लेयर में हम लोग डबल लेयर प्रेफर करेंगे। तो सिंगल लेयर वाले ऑप्शन तो हम लोग यहीं पे एलिमिनेट कर देंगे। आगे इन्होंने शॉर्ट पिच और फुल पिच के बीच में कंपैरिजन करके पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा होगा। तो शॉर्ट पिच और फुल पिच वाइंडिंग में फुल पिच से हमें ज़्यादा वोल्टेज मिलता है आउटपुट पे, लेकिन शॉर्ट पिच का एक एडवांटेज होता है कि उससे हम लोग जो हार्मोनिक्स होते हैं वो एलिमिनेट कर सकते हैं। कोई भी अगर हमें हार्मोनिक्स है वो एलिमिनेट करना है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो शॉर्ट पिच एंगल है वो सेट करते हैं। तो अगर कंपैरिजन करना होगा तो वोल्टेज और हार्मोनिक्स एलिमिनेशन में से हम लोग हार्मोनिक्स एलिमिनेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो इसलिए फुल पिच वाइंडिंग तो यहाँ पे तो चली जाएगी, ऑब्वियसली हम लोगों ने ऑलरेडी कट कर दिया है। तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड टाइप और डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप में कंपेयर करना है तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप है वो प्रेफर करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप की वजह से हमें जो आउटपुट मिलता है वो ज़्यादा स्मूथ मिलता है। उसका जो वेवफॉर्म होता है वो कम डिस्टॉर्टेड होता है, उसमें कम हार्मोनिक्स है वो हमें मिलते हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड टाइप वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे चला जाएगा। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। ये आप ध्यान में रख देना, आपके नोट्स में भी लिख लेना कि हम लोग डबल लेयर शॉर्ट पिच एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप वाइंडिंग है वो हमेशा हमें प्रेफर करते हैं। ये बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ द सिंक्रोनस मोटर द बैक ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन द। तो ये आपको बाय हार्ट ही करना पड़ेगा अगर आपको पता नहीं होगा तो, क्योंकि इससे डायरेक्टली इतना फॉर्मूला है वो कोई भी आपको फॉर्मूला है वो नहीं मिलेगा, आपको एनालिसिस करके इसका आंसर है वो देना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द रोटर, तो फ्लक्स पे तो ईएमएफ है वो डिपेंड करता ही है, तो इसलिए नॉट डज नॉट डिपेंड पूछा है, करेक्ट, डज नॉट डिपेंड है वो हमें आंसर है वो फाइंड आउट करना है। तो फ्लक्स पे डिपेंड करता है, तो इसलिए ये ऑप्शन है वो गलत आंसर हो जाएगा। एक्साइटेशन गिवन टू द फील्ड वाइंडिंग, तो एक्साइटेशन अगर हम लोगों ने चेंज कर दिया तो फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज कर दिया तो बैक ईएमएफ वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये भी मतलब एक्साइटेशन पे भी जो बैक ईएमएफ है वो डिपेंड करता है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन है वो गलत आंसर हो जाएगा। स्पीड पे बैक ईएमएफ वो कभी डिपेंड नहीं करता यहाँ पे एज कम्पेयर टू, यहाँ पे इन्होंने सिंक्रोनस मोटर के बारे में यहाँ पे पूछा है। तो सिंक्रोनस मोटर पे हमें सभी को पता है कि जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंटली रहेगा, तो उसके वजह से जो स्पीड के वजह से यहाँ पे जो बैक ईएमएफ है वो यहाँ पे कोई असर नहीं होता है, तो इसलिए स्पीड पे डज नॉट डिपेंड है। उसके बाद है लोड एंगल, तो लोड एंगल पे भी ये डिपेंड करता है, तो इसलिए ऑप्शन 4 है ये भी आपको गलत आंसर है। लोड अगर स्पेसिफिकली इन्होंने कहा था, अगर कहेंगे लोड यानी कि टाइप ऑफ द लोड इन्होंने पूछा कि कौन से टाइप ऑफ लोड है, तो ये लोड पे भी है वो डिपेंड नहीं करता, तो लोड भी करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा स्पीड और लोड। ओके, तो ये दोनों पे भी जो बैक ईएमएफ है वो डिपेंड नहीं करता इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर। ओके, सिंक्रोनस मोटर नहीं तो आप कहेंगे कि स्पीड पे तो डिपेंड करता है। अभी हम लोगों ने देखा था इज इक्वल टू 5P/60 इंटू Z/A, तो यहाँ पे वो डीसी वाला कंडीशन था, ये यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली सिंक्रोनस मोटर के बारे में पूछा है। तो सिंक्रोनस मोटर पे स्पीड है वो वेरी नहीं करता, तो इसके वजह से जो बैक ईएमएफ है वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन द पावर फैक्टर ऑफ द सिंक्रोनस मोटर बिकम्स लो। तो अगर पावर फैक्टर लो हो रहा है यानी कि ये डिसएडवांटेज वाली कंडीशन है, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में जो डिसएडवांटेज वाले जो ऑप्शन है वही सिलेक्ट करेंगे। द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई इज लो, नहीं ये तो एडवांटेज होगा, क्योंकि अगर सप्लाई से करंट जितना कम ड्रॉ करेंगे उतना ही जो लॉसेस होंगे वो कम होंगे, और लॉसेस कम होंगे तो उसके वजह से जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि एक एडवांटेज है। उसके बाद है द कॉपर लॉस इन द सिंक्रोनस मोटर आर लो, तो ये भी एक एडवांटेज है, अगर कॉपर लॉसेस कम हो तो इफिशियंसी ज़्यादा हो जाएगी।
तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। द सिंक्रोनस मोटर बिकम्स अ हाईली इफिशिएंट, तो सिंक्रोनस मोटर हाईली इफिशिएंट होता है क्या पावर फैक्टर की वजह से? नहीं। अगर इफिशिएंसी ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब है वो एडवांटेज है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन हो जाएगा। द लास्ट में इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई इज हाई, करेक्ट है। पावर फैक्टर अगर हम लोगों ने कम कर दिया तो इसके वजह से ज़्यादा करंट है वो सप्लाई से ड्रॉ करने की कोशिश करेगा, और अगर सप्लाई से ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो ज़्यादा लॉसेस होंगे, और ज़्यादा लॉसेस होंगे तो इफिशियंसी है वो इसकी कम हो जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन 4 है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये लेक्चर में हम लोग इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और भी 40 क्वेश्चन बचे हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कुछ नए से सीखे होंगे तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, लाइक भी कर देना। और अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने महाट्रांसको की भी प्लेलिस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर कर दी है। आप चाहिए तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। महाट्रांसको का अभी तक हम लोगों ने टोटल 10 लेक्चर्स है वो अपलोड किए हैं, और भी बहुत सारे लेक्चर्स है वो आने वाले इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अभी हम लोग वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। तो उसकी भी लिंक अगर चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर ऊपर आई बटन पे आपको वो मिल जाएगी, या फिर वीडियो के एंड में आपको वहाँ पे मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट से अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो आपके ये प्रिपरेशन में एई के जो क्वेश्चन है वो भी आपको हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल टाइप आएंगे, वहाँ पे बहुत सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन भी हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो उसका भी आप वहाँ पे हेल्प ले सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, यानी ये वीडियो के पार्ट 2 में।